जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का छठा चैप्टर है जो कि इकोलॉजी के बारे में है। इसका पार्ट ए आज अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 75 से लेके 80 तक, कम्युनिटीज़ से पहले तक। मिलर एंड हार्ले का पेज नंबर 75 से लेके 80 तक जी आज का टेस्ट है। क्यों मिलर एंड हार्ले को ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ? देखें, एक तो एमफिल के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल के टेस्ट दिए हैं, वो मिलर एंड हार्ले से आ रहे हैं। सारे टेस्ट 80% जो है मिलर एंड हार्ले से आ रहे हैं। अभी हालिया में ये टेस्ट हुआ है, हाल ही में जीसी लाहौर में। वो दोस्त बता रहा था मुझे कि सारा का सारा जो टेस्ट था वो मिलर एंड हार्ले से आया हुआ था। और मज़े की बात ये है कि उसने कहा कि आपने जितने चैप्टर कवर किए, मैंने तकरीबन 5 चैप्टर पहले कवर कर लिए। तो वो कह रहा था जितने भी 5 चैप्टर में से MCQs आए हुए थे वो आप वाले थे जो मैं बना रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आप मिलर एंड हार्ले जो है इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। ये अभी इनिशियल स्टेज पे हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आगे टफ़ चैप्टर भी आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स के सारे फाइल हम उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम इस बुक को मुकम्मल तरीके से तैयार करेंगे ताकि MPhil का टेस्ट हो या PPSC के जब सीट्स आएँ तो हमें मिलर से कोई मसला ना हो। बाकी इसके अलावा वाइल्ड लाइफ से आते हैं तो वो भी हम कवर करेंगे। FSC की जो बुक है पार्ट 1 पार्ट 2 उसकी बायोलॉजी को, उसको भी अच्छे तरीके से MCQs वाइज हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अच्छी तैयारी करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 इकोलॉजी। जी MCQs नंबर 1 है, कम्युनिटीज़ एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड। जी इकोसिस्टम कहलाता है, तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। It is the study of relationships of an organism to their environment and to other organism। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब एक ऑर्गेनिज़म का उसके इन्वायरमेंट के साथ आप रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो ये इकोलॉजी कहलाता है। तो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। तीसरा MCQs है, एनिमल दैट लिव विदिन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज़ आर कॉल्ड फॉर एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर। जी टॉलरेंस रेंज कहलाता है कि हर एनिमल की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिसमें वो सर्वाइव करता है, तो उसको टॉलरेंस रेंज कहते हैं। चौथा MCQs है, सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज़ विदिन द टॉलरेंस रेंज कॉल्ड डिफाइंस द कंडीशन अंडर विच एन एनिमल इज़ मोस्ट सक्सेसफुल। अब टॉलरेंस रेंज हमने पढ़ी कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसमें वो एनिमल सर्वाइव करता है, लेकिन इस टॉलरेंस रेंज के अंदर भी एक रेंज होती है वैल्यूज़ की, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ऑप्टिमम। और ये ऐसी रेंज होती है जिसमें एक एनिमल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सके। जी पांचवा MCQ है, इफ़ एन एनिमल प्रेफर लो लाइट इंटेंसिटीज़ एंड मूव अवे फ्राम अ लाइट सोर्स इट डिस्प्ले। हमने पढ़ा टैक्सेस जो होता है वो ओरिएंटेशन को कहते हैं, डायरेक्शन भी किसी भी चीज़ की तरफ या उससे अवे मूव कर जाना टैक्सेस कहलाता है। फोटो टैक्सेस क्या होता है कि जहाँ पे लाइट का जिक्र हो, लाइट की तरफ मूव कर जाना या लाइट से अवे मूव कर जाना, किस वजह से, लाइट की वजह से, तो वो फोटो टैक्सेस कहलाता है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि लाइट से अवे मूव कर रहा है कोई, तो उसको हम क्या कहेंगे? जी बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, नेगेटिव फोटो टैक्सेस। छठा ऑप्शन है MCQs है, एंड अकाउंटिंग ऑफ एन एनिमल्स टोटल एनर्जी इनटेक and a description how that energy is used and lost is an। कि एनिमल जो भी एनर्जी लेता है, इनटेक करता है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है और किस तरीके से वो एनर्जी लॉस हो रही है, ये क्या कहलाता है?
energy budget. Charlie is the right option. सातवां MCQ है total energy contained in the food an animal eats is the. पहला ऑप्शन ग्रॉस एनर्जी इनटेक, एनर्जी बजट, असैमिलेशन, प्रोडक्टिव एनर्जी। जी, एक एनिमल जो खुराक में एनर्जी मौजूद होती है और उसको जो भी एनिमल उस खुराक को खाकर उस एनर्जी को इनटेक करता है वो वाली एनर्जी कहलाती है ग्रॉस एनर्जी इनटेक। तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। आठवां MCQ है इज़ अ टाइम ऑफ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर दैट में लास्ट फॉर वीक्स और मंथ। कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर वो भी कम हो जाता है हफ्तों के लिए या महीनों के लिए। जी, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। टॉरपॉर की आगे, टॉरपॉर जो है उसकी आगे ये टाइप है हाइबरनेशन। और याद रखें जो हाइबरनेशन है वो स्मॉल मैमल्स में होती है। द सेट पॉइंट ऑफ हाइबरनेटर्स थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ड्रॉप्स टू अबाउट डैश बट थर्मोरेगुलेशन इज़ नॉट सस्पेंडेड। जो हाइबरनेशन हो रही है वो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का कितने हद तक वो ड्रॉप हो सकता है, 20 डिग्री तक हो सकता है। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। 10वां MCQ है इट अकर इन सम लार्जर एनिमल्स पीरियड ऑफ विंटर इन एक्टिविटी। हाइबरनेशन हमने पढ़ी कि स्मॉल मैमल्स में वो हो रही है, वीक्स के लिए, मंथ के लिए, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है। इधर विंटर इनएक्टिविटी है जो कि लार्जर एनिमल्स में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं विंटर स्लीप। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 11वां MCQ है इट इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स दैट मस्ट विदस्टैंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइंग। कि कोई एनिमल किसी जगह पे रह रहा है, वहाँ पे मॉइस्चर उसके सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब मॉइस्चर जो है वो कम होता जा रहा है, ड्राई पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वो अपने आप को इन एक्टिविटी में लेके चला जाता है। तो ये वाला जो पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। If we are talking about torpor, it is a common in many invertebrates, reptiles and amphibians. वो कहता है अगर हम टॉरपॉर की बात कर रहे हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस में कौन सी जो चीज़ है वो कॉमन होगी, हाइबरनेशन है, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, क्योंकि ये तीनों जो हैं टॉरपॉर की आगे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें एस्टिवेशन कॉमन होती है। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। 13वां MCQ है आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई अ गिवन एरिया एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। पॉपुलेशन कहते हैं जी, जिसमें एक ही स्पीशीज़ के, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल पाए जाएं एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास प्लेस में, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि समझ लें एक क्लास हो रही बायोलॉजी की, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो एक सेम स्पीशीज़ है, होमो सैपियंस हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ आ जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे कैट भी आ जाए, डॉग भी आ जाए, कोई डक वगैरह आ जाए, तो ये फिर कम्युनिटी बना देते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है। 14वां MCQ है ह्यूमन हैव सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, 2। जी, ह्यूमंस जो हैं वो टाइप 1 जो है सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होती है, ये बताती है कि किसी भी जानदार का जो डेथ रेट है वो कितना है।
उसका ज़िंदा रहने का रेट कितना है। वो अगरचा बचपन में उसको डेथ आ रही है, उसकी जवानी में डेथ हो रही है, उसकी बुढ़ापे में डेथ हो रही है, तो ये एक टाइम पीरियड बताता है जो उसको सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो कर्व 1 को फॉलो करते हैं। आगे हम कर्व 1 जो टाइप 1 है, टाइप 2, उसको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट MCQs में। 15वां है देयर आर डैश काइंड्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। कितनी सर्वाइवरशिप कर्व्स होती हैं जी? 3 टाइप्स होती हैं सर्वाइवरशिप कर्व्स की। बर्ड्स एंड रोडेंट्स हैव सर्वाइवरशिप कर्व। बर्ड्स और रोडेंट्स जो हैं कौन सी टाइप की कर्व होती है? जी टाइप 2 है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। फिशेज एंड इनवर्टिब्रेट्स हैव सर्वाइवरशिप कर्व। फिशेज और इनवर्टिब्रेट टाइप 3 को फॉलो करते हैं, सो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। 18वां MCQ है इंडिविजुअल इन सर्वाइवरशिप कर्व पॉपुलेशन सर्वाइव टू एन ओल्ड एज देन डाई रैपिडली। अब हम टाइप 1 जो हम पढ़ रहे थे, टाइप 2 पढ़ रहे थे, अब देखेंगे कि टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, टाइप 3 क्या होती है। जी टाइप 1 ये इसका राइट आंसर है कि ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइवरशिप कर्व में जिसमें वो ओल्ड एज तक ज़िंदा रहते हैं, फिर सडनली जो है रैपिडली तेज़ी से वो उनका डेथ रेट स्टार्ट हो जाता है, उनकी अमवात वाक़ होने शुरू हो जाती हैं, तो ये टाइप 1 में आते हैं। 19 MCQs individual in survivorship curve dash population have a constant probability of death throughout their lives। कि ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइवरशिप कर्व में जिनके कांस्टेंट चांसेस होते हैं डेथ रेट के, कि किसी भी वक्त उनकी मौत वाक़ हो सकती है, चाहे वो बचपन में हैं, जवानी में हैं, बुढ़ापे में हैं, कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है। तो इस जो टाइप 2 है ये इस डेफिनेशन के ज़मरे में आती है, तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 20 MCQs इंडिविजुअल इन सर्वाइवरशिप कर्व पॉपुलेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी। जी अब टाइप 3 की हम बात कर रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व, जिसमें जुवेनाइल कहते हैं कमसन नाबालिग को, कि नाबालिग जो ह्यूमन है या कोई भी जानदार है अभी अडल्ट एज से पहले है, तो उसकी जो मौत वाक़ हो रही है उसका मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो वो टाइप 3 में आएगा, तो चार्ले इज़ द राइट ऑप्शन। 21 MCQs है द पॉपुलेशन साइज दैट अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इज़ द इन्वायरमेंट्स डैश एंड सिम्बलाइज्ड बाय के। जी पॉपुलेशन साइज़ जो कि एक इन्वायरमेंट बर्दाश्त कर सकता है वो कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है, तो अल्फ़ा इज़ द बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 22 है इट इन्फ्लुएंस्ड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन विदाउट रिगार्ड टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस। जी ये अल्फ़ा इसका राइट आंसर है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। 23 are more severe when population density is high than they are at other densities. Beta is the right option, density dependent factor. Competition among member of the same species. सेम स्पीसीज के दरमियान जो एक कंपटीशन है उसको हम क्या कहते हैं जी? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 25 है द एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकली रिलेटेड इज समटाइम्स कोऑर्डिनेटेड सच दैट ईच स्पीशीज एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द अदर। जी इसका जो राइट आंसर है वो डेल्टा है, को एवोल्यूशन कहते हैं। 26 MCQs of fertile female in a dash may produce and release hundreds of thousands of eggs in its lifetime।
अब देखें, आपने पैरासाइटिज़म पढ़ा होगा, वहाँ पे होस्ट का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज़म और दूसरा होस्ट का रिलेशनशिप। आगे होस्ट के भी टाइप हैं, वो यही पूछ रहा है कि ये कौन सा होस्ट है जिसमें एक फर्टाइल फीमेल 1000 या 100 या 1000 एग्स जो है अपने लाइफ टाइम में रिलीज़ कर रही है। तो याद रखिएगा, ऐसा होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो उसको हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे बीटा की जगह डेल्टा लिखा हुआ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन राइट है, डेफिनेटिव होस्ट। This is second host is dash called an and asexual reproduction may occur in this host। अब जो हमने होस्ट पढ़ा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट, लेकिन जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो ऐसा होस्ट जो कहलाता है इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 28 है, It is a type of camouflage that occur when an animal takes on color pattern in its environment to prevent the animal from being seen by the other animal। camouflage क्या होता है? अपने आप को हाइड कर लेना ताकि प्रीडेटर से बचा जा सके। अब वो camouflage की आगे टाइप की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें वो ऑर्गेनिज़म इन्वायरमेंट का जो कलर होता है उसको अडॉप्ट करता है ताकि दूसरे एनिमल से बचा जा सके। जी, क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 29 है, इट इज़ अ काइंड ऑफ camouflage कॉमन इन फ्रॉग्स एंड टोड एग्स। ये camouflage की कौन सी काइंड है जो फ्रॉग्स और टोड की एग्स में पाई जाती है? जी, काउंटर शेडिंग है। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। काउंटर शेडिंग क्या होती है कि देखने का जो अंदाज़ है उससे एक चीज़, अगर मैं क्या ऐसी मिसाल आपको देता हूँ कि देखें जो ये एम्फीबियन या फ्रॉग्स के जो एग हैं ना, अगर इनको ऊपर से देखा जाए तो ये डार्क नज़र आएंगे। ऊपर से इनको देखें तो डार्क नज़र आएंगे, लेकिन अगर फ़िश इनको नीचे से देखती है, पानी के अंदर से देखती है, तो ये इनका जो कलर है वो वाइट नज़र आएगा। ये काउंटर शेडिंग कहलाता है। आगे इसको मज़ीद मैं समझाता हूँ, मैंने पिक्चर अपलोड की हुई है तो मज़ीद देखते हैं इसको। 30 MCQs। इट अकर व्हेन अ स्पीशीज रिजेंबल्स वन और समटाइम मोर देन वन अदर स्पीशीज एंड गेन्स प्रोडक्शन बाय द रिजेंबलेंस। ये कैमोफ्लेज की कौन सी टाइप है जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की शक्ल और सूरत को अडॉप्ट कर लेती है ताकि बचा जा सके प्रेडेटर से? जी, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। मिमिक्री कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप MCQs के ऑप्शन में पढ़ते आए होंगे कि एपिसोमेटिक किसे कहते हैं। ये कैमोफ्लेज की एक टाइप है, एपोसिमेटिक कलरेशन। वार्निंग कलर भी इनको कहते हैं। तो ये देखें, जो यहाँ पे ये स्नेक है या ये जितने भी आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये एपोसिमेटिक कलरेशन की ही मिसालें हैं। ये देखें, जो हमने क्रिप्टिक कलरेशन पढ़ी है कि इन्वायरमेंट का जो कलर है वो जो एनिमल है वो अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेता है। देखें, यहाँ पे ये वाला एनिमल है, इसने ये वाले जो पत्ते हैं इनका कलर जो है ये, क्योंकि ये वाले पत्ते ये सराउंडिंग इसका इन्वायरमेंट कहलाती है, तो इसका कलर अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये वाली क्रिप्टिक कलरेशन कहलाती है। ये देखें, एपोसिमेटिक जो हमने पढ़ा है, एपिसमेटिक वार्निंग कलर पढ़े थे, तो ये स्नेक जो है वार्निंग कलर एपोसिमेटिक कलरेशन के ज़मरे में आता है। एक यहाँ पे जो काउंटर शेडिंग की आपको मिसाल मैं समझा रहा था, ये देखें, यहाँ से नीचे से अगर पानी के अंदर से इसको देखा जाए तो ये जो कलर है उसका वाइट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
अगर लेकिन पानी के ऊपर से इस बर्ड को देखा जाए, इस जानवर को देखा जाए, तो जो उसका कलर है वो डार्क नज़र आएगा। इस तरीके से ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, चाहे वो एम्फीबियन के एग्स हों, टोड के एग्स हों, वो अपने आप को हाइड करते हैं कि ऊपर से वो डार्क नज़र आते हैं, नीचे से वो वाइट नज़र आते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। जी, आज का चैप्टर नंबर 6 था मिलर एंड हार्ले का, जिसको मैंने 80 पेज तक कवर कर दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी मज़ीद सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।